वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। तो रॉलेट एक्ट कानून क्या था, इसे क्यों लाया गया था, इसकी क्या विशेषताएं थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि यह इसका नाम रॉलेट एक्ट क्यों पड़ा। तो रॉलेट एक्ट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया था एक अंग्रेज अधिकारी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनी सेडिशन समिति, जो सेडिशन समिति बनी थी उसके सिफारिश के आधार पर यह कानून बना था। इसीलिए इसका नाम सिडनी रॉलेट एक्ट के नाम पर ही रॉलेट एक्ट कानून पड़ा। बेसिकली अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई है, क्रांतिकारी आतंकवाद, जो कि क्रांतिकारी लोग हिंसा का सहारा लेकर अंग्रेजी अधिकारियों को मार दे रहे थे, उन पे वो अंकुश लगाना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने 1916 में एक जज हुआ करते थे, अंग्रेज अधिकारी जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसे सेडिशन समिति कहा जाता है, जिसका कार्य था भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद, यानी जो क्रांतिकारी आतंकवाद चल रहा था उस दौर में, उसको कुचलने के लिए प्रभावी एक योजना बनाना था और उसका निर्माण करना था। इसी के लिए ये एक्ट लाया गया था, क्रांतिकारी आतंकवाद को कुचलने के लिए। किसको कुचलने के लिए? क्रांतिकारी आतंकवाद, जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी भारत में, जो क्रांतिकारी थे उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट आया था। इस एक्ट का जो सरकारी नाम था, वैसे तो सिडनी रॉलेट के नाम पर इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है, साधारण सा नाम है और ये ही पॉपुलर नाम है, लेकिन इसका जो मूल नाम था सरकारी दस्तावेज में, जो नाम है इसका, जो ब्रिटिश सरकारी दस्तावेज है वहाँ इसका नाम है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, इसे आप लोग याद रखेंगे। द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, ये इसका सरकारी नाम है या इसका मूल नाम है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका मूल नाम या सरकारी नाम, तो आप इसे याद रखिएगा हिंदी में, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए किस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट 1919 को। रॉलेट एक्ट 1919 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वो था क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना, और इसी के साथ ही उनका जो हिडन, जो छुपा हुआ उद्देश्य था वो था भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करना, भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करना और पहला क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। ये उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे इस एक्ट को लाने का। हम लोग देखते हैं इस एक्ट के जो मूल कारण क्या थे, इसका इंटरनेशनल काउज क्या था। तो हम लोग जानते हैं पूरी दुनिया में 1914 से 18 तक एक बहुत ही दुखदाई फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, 1914 से 18 तक, और ब्रिटेन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में था, और ब्रिटेन का जो संघ था उनका जीत हुआ था, वो जीते थे, इसके कारण उसका मनोबल बढ़ा हुआ था और वह अब चाहते थे भारत पे अच्छे से कंट्रोल करना, यानी उनके जो भी उपनिवेश है वहाँ पे कुछ भी अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठ रहा है तो उस आवाज़ को जड़ तक समाप्त कर देना उनका उद्देश्य था। तो हम लोग देखते हैं 1910 के दशक में, यानी 1910 के दशक क्या होगा, 1911 से 20, इसी दौर में यानी 1914 से 18 में यूरोप के अधिकतर देशों में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई थी, और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हासिल कर लेने के बाद उन्होंने भारत पर अधिकार जमाना, मतलब मजबूती से अधिकार जमाना शुरू कर दिया, कंट्रोल को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में, भारत में, मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा जो गतिविधियां की जा रही थी, जो आंदोलन हो रहे थे, उनको दबाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून लाने का
फैसला किया था। वो अपने उपनिवेशों पर अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे अंग्रेज, और इसके लिए उसको जरूरी था क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाना और जो भी यहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं उन्हें दबाना, ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। हालांकि ब्रिटिश सरकार इस एक्ट को लागू करने का उद्देश्य बता रही थी देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त कर देश में शांति लाना। लेकिन ब्रिटिश सरकार बताती थी कि देश में जो हिंसक गतिविधियां हो गई है इसको समाप्त कर हम शांति लाना चाहते थे, ये मेरा उद्देश्य था। लेकिन इसका जो अलग तरीके से देखा जाए तो उनका उद्देश्य था भारत में उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे और लोगों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य था उनका। अब इस एक्ट को की क्या विशेषताएं थी और इस एक्ट को पारित करने के बाद ब्रिटिश सरकार को क्या क्या अधिकार मिल गए, इसे हम लोग देखते हैं। इसी से समझ में आपको आ जाएगा ये एक्ट कितना, क्यों इसको काला कानून कहा जाता है और यह कितना बुरा एक्ट था। सबसे पहले तो यह अधिकार मिल गया कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को, सरकार को यह अधिकार मिल गया ऐसे व्यक्ति को जो कि आतंकवाद, देशद्रोह और विद्रोह में शामिल होता हुआ दिखेगा, उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी वारंट की, केवल एक शक के आधार पर। यानी ये सबसे बड़ा फैक्टर था, यानी शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी उनको जिससे भी प्रॉब्लम था उसको वो शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। आजकल क्या होता है कि एक लोकतांत्रिक देश में गिरफ्तारी किसी को करने से पहले उसको वारंट देना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है और गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है कि मैं आपको इस आरोप में गिरफ्तार कर रहा हूँ। शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही गलत था कि हमको झूठा आरोप, किसी पर झूठा आरोप लगाकर भी कि आप पे हमको शक है, आप हम आतंकवादी गतिविधियां करेंगे, कर लिए नहीं करेंगे, आप किसी विद्रोह में शामिल होंगे, हमको डाउट है, पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया, और वो भी बिना किसी सूचना के, बिना किसी वारंट के। ये सबसे बड़ी बात थी जो कि बहुत दुखदाई थी। इसके अलावा आपको गिरफ्तार कर लिया, आपको इसके अलावा गिरफ्तार किए गए लोगों को बिना किसी भी कार्यवाही के एवं बिना किसी को जमानत दिए 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार भी ब्रिटिश सरकार को प्राप्त था। यानी अभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ऐसा नहीं कि सीधे जेल में डाल दिया जाता है, उसे न्यायाधीश के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। वहाँ पर उसे अगर देखा जाता है कि नहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं तो उससे बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर उसको गिरफ्तार किए गए लोग बिना किसी कार्रवाई के, मैंने कोई इन सारी प्रक्रियाओं से उसको नहीं गुजारा जाता था, सीधे जेल, गिरफ्तार किया सीधे जेल में डाल दिया और उसको 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार था। अभी तो है कि आप 24 घंटा के अंदर इसको कोर्ट में प्रस्तुत करना है, उसको सब कुछ पता है कि क्यों हमको गिरफ्तार किया, लेकिन यहाँ 2 साल तक उसे जेल में रखना पड़ता था, रखते थे वो लोग, ये अधिकार मिल गया था। यहाँ तक कि गिरफ्तार किए गए लोगों को यह भी नहीं बताया जाता था किस धारा के तहत और क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों जेल में डाला गया है। यानी उसे अनिश्चित काल तक नज़रबंद भी रखा जा सकता है। उसे नज़रबंद होता है कि आपको जेल में नहीं रखा, आपके घर में ही आपको कैद कर दिया, पहरा लगा दिया कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, और ये तो अनिश्चित काल तक था। जेल में 2 साल, लेकिन आपको नज़रबंद किया जाएगा तो ये अनिश्चित काल तक आपको नज़रबंद रखा जा सकता था। इसके साथ ही भारतीयों को यह भी अधिकार नहीं दिया गया कि वे अपने पक्ष में कुछ बोल सके। यानी हम लोग जैसे कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है अपना वकील रखते, यहाँ पे वो वकील रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया था, अपने पक्ष में वकील नहीं रख सकते थे। यानी इसमें इसलिए इसको कहा जाता था नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून। किसको कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट कानून को। ब्रिटिश सरकार को यह भी अधिकार प्राप्त था कि पुलिस को प्रेस को अधिक सख्ती से नियंत्रण करने की शक्ति दे दी गई। यानी उनको अधिकार था पुलिस जो है प्रेस पर, जो कि किसी भी मामले को उजागर करती है, उस पर सख्ती से नियंत्रण स्थापित करे। पुलिस को पावर दे दिया गया कि वह प्रेस पर भी सख्ती से नियंत्रण स्थापित करे, ताकि प्रेस में भी उसके खिलाफ कुछ छप नहीं सके। जेल में डाले गए दोषियों को अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटीज को जमा करने के बाद ही रिहा किया जाता था। यानी 2 साल के बाद भी
अगर उसको रिहा करना होता था तो अच्छी खासी उसे रकम देनी पड़ती थी सेक्रेटरी के रूप में, उसके बाद ही उसे जेल से रिहा किया जाता था। भारतीयों को राजनीतिक, धार्मिक या शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी अब भारतीय व्यक्ति कोई भी राजनीतिक गतिविधि, धार्मिक गतिविधि या शैक्षणिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया। अब इसके विरुद्ध क्या क्या हुआ भारत में, कौन कौन से इसके विरुद्ध इसका साइड इफेक्ट क्या रहा, तो वही देखेंगे। जन आंदोलन, सत्याग्रह, इनके खिलाफ क्या क्या हुए। तो सबसे पहला, रोलट एक्ट के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रारंभ हो गया। उस समय भारत में राष्ट्रवाद काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए विरोध प्रारंभ हो गया। इस कानून के विरोध में पूरे देश में हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा। किस कानून को काला कानून कहा? काला रोलट एक्ट को। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना ने रोलट एक्ट 1919 के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी केंद्रीय विधायिका की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। किसने इस्तीफा दे दिया? मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने। आप याद रखिएगा, केंद्रीय विधायिका से किसने इस्तीफा दिया? दो नाम, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने रोलट एक्ट कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही गांधी जी ने रोलट एक्ट के विरोध में 1919 में ही रोलट एक्ट सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया और राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रथम जन आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा गांधी जी ने चंपारण किया, खेड़ा किया, ये सारे अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक किया, ये सारे जो थे क्षेत्रीय स्तर पर थे। लेकिन पहली बार गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह, राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन कब किया? 1919 के रोलट एक्ट के विरोध में। आपसे अगर ये पूछा जाए गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर किस समय नेतृत्व प्रदान किया, तो रोलट एक्ट के विरोध में उन्होंने जो सत्याग्रह किया था वो उसका पहला राष्ट्रीय, पूरे देश के स्तर पर पहला जन आंदोलन था। और गांधी जी को इस कार्य में मुख्य रूप से होम रूल लीग के सदस्यों ने भरपूर साथ दिया गांधी जी का। सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए जो तारीख तय की गई थी गांधी जी की, था वो 6 अप्रैल। गांधी जी ने रोलट सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? तो 6 अप्रैल 1919 को। किंतु इसके पहले ही थोड़ा हिंसक रूप लिया आंदोलन ने, हिंसक स्वरूप ग्रहण कर लिया। जैसे होते हैं कि बहुत बड़ा पब्लिक क्राउड होता है, वहाँ सभी का विचार एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों ने हिंसक गतिविधियां भी प्रारंभ कर दी और कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, लाहौर में हिंसक गतिविधियां प्रारंभ हो गई। तो सरकार ने क्या किया? हिंसा का भी सहारा लिया। सरकार ने हिंसा का सहारा लिया और सेना को बुला लिया और विद्रोहियों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। जब हिंसक हो गई तो उन्हें कुचलने के लिए सरकार ने सेना बुला ली। ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन है, जो कि देखा जाता है कि कुछ कुछ जगहों में हिंसक हो जाती है, जो कि गांधी जी का एक सिद्धांत नहीं है। गांधी जी ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है, लेकिन इतने बड़े मास क्राउड जब जमा होता है तो कुछ लोग गलत तरीके से आंदोलन को ले जाते हैं और हिंसक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और इसी में सेना को शामिल कर दिया गया। इतना ही नहीं, इसी का साइड इफेक्ट था, रोलट एक्ट कानून का ही साइड इफेक्ट था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी दुखदायी घटना भारत के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस एक्ट के विरोध में, किस एक्ट, जालियांवाला बाग में जो सम्मेलन हो रहा था सरकार के विरुद्ध, वो किस एक्ट का विरोध करने के लिए किया गया था? तो यही रोलट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में सम्मेलन हुआ था और वहीं पर जो जनरल डायर था उन्होंने ओपन फायर प्रारंभ कर दिया और जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है। कब? 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया और इसीलिए गांधी जी ने अंततः क्या किया? देखा कि जब आंदोलन बहुत हिंसक हो गया है तो 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रोलट सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। यानी
जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है रोलट एक्ट के, इसी एक्ट के विरोध में। और इसके बाद गांधी जी ने वापस कर लिया आंदोलन 18 अप्रैल 1919 को। तो हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड को सेपरेट क्लासेस में देखेंगे इसको डिटेल में। तो अभी हम लोग देखते हैं रोलट एक्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी तरह आप अगर यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 की क्लासेस करना चाहते हैं तो एवरी मॉर्निंग 9 AM को वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप एवरीडे क्लासेस कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। बस एग्जाम फाइटर नंबर 1 को सब्सक्राइब कर दें, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1।